हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत, जिसमें हम आज करने वाले हैं क्लास 10th के लिए साइंस का एमसीक्यू। ठीक है, 2 लेक्चर आपका आ चुका है, एक है 1 घंटे का और एक 3 घंटे का, जिसमें हमने पूरे बोल सकते हैं बुक से हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ले लिए हैं। तो जाकर आप देख सकते हैं, और टाइम तो वैसे भी नहीं है, कल सुबह आप सभी का पेपर है, तो यह जो वीडियो होगा वह 3 बजे आ जाएगा। तो आप जाकर देख सकते हैं एमसीक्यू, जिसमें से हम 60 एमसीक्यू करने वाले हैं। अगर हमारे पास टाइम बचता है तो हम 3 क्वेश्चन करेंगे फिजिक्स के, जो कि बोर्ड पेपर में कहीं ना कहीं पूछे जा सकते हैं। तो एमसीक्यू तो कंफर्म समझिए, कहीं 60 क्वेश्चन में से कहीं ना कहीं कोई एक या दो तो आ ही सकते हैं। 20 क्वेश्चन आपको देगा तो 20 में से 3 4 5 10 तो फंस ही सकते हैं, ऐसा हम लेकर आए हैं। तो हमारे साथ बने रहिएगा लास्ट तक, ठीक है। आप सभी को समझ में आएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। वैसे भी क्या ही हो सकता है 2 घंटे में, ठीक है, मतलब 2 घंटे में बहुत सकता है, लेकिन उसके बाद तो आप पेपर देने जाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। हम 2 तरह से क्वेश्चन लेकर आए हैं, एक डायरेक्ट आंसर, ठीक है। तो पहले हम 3 फिजिक्स के लॉन्ग टाइप क्वेश्चन करवाते हैं, फिर उसके बाद हम इसमें चलेंगे, ठीक है। समझ में आया? तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से कि एक परिपथ में 10 ओम, 20 ओम और 30 ओम के तीन प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं यदि इस परिपथ को 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया जाता है तो ज्ञात कीजिए पहला, परिपथ में कुल प्रतिरोध निकालना है। एक क था, ख इसमें हमको निकालना है कि परिपथ में प्रवाहित धारा, प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा। तो पहला निकालते हैं, क दिया क्या है, R1 10 ओम, R2 20 ओम, R3 30 ओम। हमको R तुल्य निकाल लेंगे। यहाँ से क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम है तो R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि 10 प्लस 20 प्लस 30 यानी कि 60 ओम। क्या हो गया, 60 ओम हो गया। एक क हो गया। इसमें देखिए ख निकालते हैं, परिपथ में प्रवाहित धारा, तो ओम के नियम से यहाँ से निकालेंगे, जो हमारा है क्या, V बराबर IR। V हमको दिया है 12 वोल्ट, I हमको निकालना है, R हमने निकाला 60, तो I बराबर 12/60। क्या हो गया, 12/60 हो गया।
इसको काट देंगे तो 0.5 एम्पियर हमारा आ जाएगा, 0.5 एम्पियर आ जाएगा। समझ में आया? तो आगे चलते हैं, ठीक है। आगे चलिएगा, अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन चेंज करते हैं, आप क्वेश्चन उतार चुके होंगे तो देखिए अगला क्वेश्चन है इसका दूसरा नंबर कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, तो इस दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है, प्रति बिंब की स्थिति और प्रकृति ज्ञात कीजिए। स्थिति और प्रकृति ज्ञात करनी है हमको, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान समझिएगा। इस तरह का क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है, तो हल करेंगे। दिया है क्या, वक्रता त्रिज्या r बराबर होता है क्या, 2f। f निकालेंगे तो r/2 यानी कि 40/2 यानी कि 20 सेंटीमीटर। और भी प्लस में या माइनस में, तो माइनस में, ठीक है। क्या हो जाएगा, यह माइनस में आएगा। तो दर्पण के सामने, क्योंकि दर्पण के क्या होता है, सामने होता है, फोकस दूरी हमेशा माइनस होती है अवतल दर्पण की। तो आगे क्या लिखा है कि वस्तु की दूरी कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर। वस्तु की दूरी को हम क्या लेते हैं, u लेते हैं। अभी ये भी माइनस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो दर्पण सूत्र लगाएंगे क्या, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो 1/f कितना है, -20 है, बराबर में 1/v माइनस 1/30। तो 1/v बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से 1/30 माइनस 1/20 कर लेते हैं, इधर जाएगा तो माइनस में, और कुल मिलाकर बराबर हो गया, ये 30 हो गया, ये 1 हो जाएगा, सॉरी ये तो 60 हो जाएगा, 60 2 हो जाएगा, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1/v। तो 1/v होगा माइनस का 1/60, यानी कि v बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से, तो v बराबर अगर हम ध्यान देते हैं, 1 सेकेंड, हम क्या निकाल रहे हैं, अच्छा v का ही तो मान निकाल रहे हैं ना। तो v बराबर क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। v बराबर क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा, इधर चला जाएगा, तो माइनस का 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ में? यानी कि कैसा बना है, प्रतिबिंब दर्पण के सामने लिखेंगे, प्रतिबिंब दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा, ठीक है। कैसा बनेगा, वास्तविक उल्टा होगा, क्योंकि माइनस में है तो उल्टा होगा, ठीक है। स्थिति प्रकृति हमको यहाँ से पता चल गया। आगे चल लेते हैं, अगला क्वेश्चन है एक जो बेहद आसान है।
कैसा क्वेश्चन है, क्या लिखा है कि एक घर में 250 वाट का एक रेफ्रिजरेटर प्रतिदिन 8 घंटे चलता है, 8 घंटे चलता है, तो 3 रुपये प्रति यूनिट, 3 रुपये प्रति यूनिट की दर से 30 दिन का बिजली खर्च क्या होगा। 30 दिनों का बिजली का खर्च क्या होगा, ये हमको बताना है यहाँ से। तो देखेंगे, देखिए कुल ऊर्जा किलोवाट, इसमें हम नापते हैं, बराबर कहता है वाट मल्टीप्लाई हावर मल्टीप्लाई डेज बटे में 1000। तो देखेंगे कितना वाट है, 250 वाट, कितने घंटे, 8 घंटे, दिन कितना, 30 दिन, बटे में 1000, क्या आ जाएगा, कितना यूनिट, 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से 0 कैंसिल, 8 पंचे 40, देखिए 8 पंचे 40 हुआ, 8 दूनी 16, 16 4 20 हुआ, गुणे 3 बटे में 10, इससे कैंसिल, यानी कि 60 यूनिट। क्या आ गया, 60 यूनिट। यहाँ 60 यूनिट आया। तो ये इस तरह से निकल कर आया ना, 30 दिनों के लिए खर्च, तो 3 रुपये प्रति यूनिट के दर हिसाब से निकालेंगे। यहाँ से देखेंगे तो कुल खर्च, ये तो कुल ऊर्जा देखे हैं 60 यूनिट था। अब देखिए कुल खर्च क्या होगा, यहाँ से 60 यूनिट गुणे 3 रुपये, 3 रुपये है, 3.00, कोई मतलब नहीं, 3 छक्के 18 रुपये आ जाएगा। ठीक है, 3 छक्के 18, 180 रुपये आ जाएगा। बात समझ में आया है तो आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस जो हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो फटाफट करने वाले हैं, इसको फटाक से उतारिएगा। ठीक है, 3 क्वेश्चन हमने किया 15 मिनट में। आगे के हमारे पास हैं 1 घंटे हैं, अभी 1 घंटों से ऊपर का समय लेंगे, जो कि जिसमें हम एमसीक्यू करवाएंगे। ठीक है, ये आप याद कर लीजिएगा, इस तरह का क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, तो ये सूत्र हो गया, और ये ऐसे जो जैसा था क्वेश्चन उस हिसाब से आप इसको कर लीजिएगा। ठीक है, एक बार जितना हमने पढ़ाया था क्वेश्चन जाने से पहले एक बार देख लीजिएगा, कहीं ना कहीं तो देखने को मिल जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, और द 10th में कितना है ही कि बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अगर आप 3 4 5 बार पढ़े रहेंगे ना, तो आपको एकदम सिंपल सा लगेगा, बोलेंगे क्या है यह। ठीक है, तो देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें हम कर रहे हैं एमसीक्यूज बोल सकते हैं या शॉर्ट क्वेश्चन बोल सकते हैं। बोला है कि स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की
न्यूनतम दूरी होती है। स्पष्ट नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि, स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? तो ये इसका जो आंसर होगा वो होगा 25 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक इसमें 30 क्वेश्चन ऐसा है जो हम डायरेक्ट आंसर लिया रखे हैं, जो कि आपको एमसीक्यू मिलते ही आप डायरेक्ट आंसर पे टिक मारेंगे, और एक आया है 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो एमसीक्यू भी देंगे, जो आपको छांटना पड़ेगा। यहाँ पर हम जो है कि डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं, ठीक है, क्या है इसका आंसर। तो बोला है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। क्या पूछा है? वक्रता त्रिज्या। देखिए 10 सेंटीमीटर है, तो देखिए वक्रता r बराबर क्या होता है? 2f। फोकस दूरी कितनी है? 10 है, यानी कि ये कितना आ जाएगा? r कितना आ जाएगा हमारा? 20 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? 20 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से? 20 सेंटीमीटर। ठीक है, लगाएं कैसे हैं? हल कर लेते हैं। जैसे क्या बताएं कि r बराबर होता है 2f, तो r इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई के 10 क्या हो जाएगा? r बराबर के 20 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन हमारा है कि विद्युत धारा का मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का मात्रक होता है हमारा एम्पियर। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है विभवांतर। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो वोल्ट मीटर। क्या हो जाएगा इसका आंसर? वोल्ट मीटर। पांचवा क्वेश्चन है एक अश्व शक्ति, जिसको हार्स पावर बोलते हैं, एचपी में कितने वाट होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 776 वाट। 46 जी। ठीक है, छठवां क्वेश्चन है हमारा कि कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक किस रंग के लिए किस लेंस का प्रयोग होता है? कांच का अपवर्तनांक के लिए किस रंग के लिए किस लेंस का प्रयोग होता है? अरे कहीं और का कहीं और लिख दिए। बोला है कि कांच का अपवर्तनांक किस रंग के लिए अधिक होता है? ये होना है क्वेश्चन। अधिक होता है, तो सिंपल सा है आंसर हमारा बैगनी। क्या है आंसर? बैगनी है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, सातवां क्वेश्चन है, जो हम ऊपर लिखेंगे। फर्स्ट आप लिख चुके होंगे, एकदम सिंपल सिंपल सा है। ठीक है, एक तरह से आप एमसीक्यू भी बोल सकते हैं इसको। सातवां क्वेश्चन है कि दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस
लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो लिखेंगे उत्तल दर्पण। आंसर है उत्तल दर्पण। दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं लेकिन नजदीक की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है, आगे चलिएगा। 8वां क्वेश्चन, विद्युत शक्ति का सूत्र क्या है? तो इसका आंसर है हमारा P बराबर V मल्टीप्लाई I होता है। 9वां है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है? इसका आंसर लिखेंगे हम टेस्ला या न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। किसका चुंबकीय क्षेत्र का सही मात्रक टेस्ला होता है या फिर न्यूटन एम्पियर? क्या होता है? न्यूटन एम्पियर होता है। समझ में आया बात? देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा यहां से 10वां क्वेश्चन है कि समतल दर्पण की समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी? आंसर है अनंत। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। आगे चलिए, ये सब था फिजिक्स से। अब करेंगे रसायन विज्ञान के क्वेश्चंस। 10 करेंगे रसायन विज्ञान क्वेश्चन, ये सब फिजिक्स के थे। तो 11वां है, यहाँ से बदलेगा। क्या है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो सिंपल सी बात है 7, यानी कि उदासीन। जल क्या है? उदासीन है। 12वां क्वेश्चन है हमारा कि अम्ल नीले लिटमस को किस रंग में बदलता है? ये हमने पढ़ा था लाल रंग में। किसमें? लाल रंग में बदलता है। चलिएगा आगे के क्वेश्चंस देखिए। बस फटाफट हम करवा रहे हैं, फटाफट आप लिख लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो आगे है इसमें क्वेश्चन 13वां की विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र। रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका होता है CaOCl2। इसका आंसर होता है। फिर 14वां क्वेश्चन है कि खाने वाले सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका हमने पढ़ा था क्या? खाने वाले सोडे का हमने पढ़ा था NaHCO3।
ये होता है NaHCO3 खाने वाले सोडे का। अगला क्वेश्चन है पीतल क्या है? यह एक मिश्र धातु है। मिश्र धातु है, ठीक है, जिसको एलॉय बोलते हैं। मिश्र धातु को क्या बोलते हैं? एलॉय, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा 16वां है कि धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? आंसर है सोडियम कार्बोनेट। Na2CO3 10H2O। ये धावन सोडे का रासायनिक सूत्र होता है, क्योंकि खाने वाले सोडे को गर्म करते हैं तब जाकर ये बनता है, ठीक है, धावन सोडा। आगे लिखेंगे 17वां क्वेश्चन कि एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम क्या है? इसका IUPAC नाम क्या है? तो इसका आंसर है एथेनॉल। क्या है? एथेनॉल है। 18वां क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर रखा गया है? इसका आंसर है परमाणु क्रमांक। किसके? परमाणु क्रमांक, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखेंगे। 19वां क्वेश्चन है क्या कि सबसे सक्रिय धातु कौन है? सबसे सक्रिय धातु कौन सी है? तो इसका आंसर है हमारा पोटेशियम, जिसको के से लिखते हैं। 20वां क्वेश्चन लिखेंगे लोहे को जंग से बचाने के लिए किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो सिंपल इसका आंसर है किसकी? जिंक की। इसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, इसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, ठीक है। किसकी परत चढ़ाते हैं? लोहे को जंग से बचाने के लिए जिंक, Zn, ठीक है, इसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, ठीक है। 21वां क्वेश्चन है हमारा। आगे है बायो से रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है। 10 अब करेंगे बायो से रिलेटेड क्वेश्चन, जो है कि पादप में जाइलम का मुख्य कार्य क्या है? जाइलम का मुख्य कार्य है उत्सर्जन
बिल्कुल नहीं। जाइलम का काम है जल का वहन करना, यानी कि जल को जड़ से लेकर पूरे पत्तियों तक पहुंचाना किसका काम होता है? जाइलम का काम होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, इसमें 22वां है कि मनुष्य में वृक्क किस तंत्र का भाग है? यह है उत्सर्जन तंत्र का, उत्सर्जन तंत्र। 23वां क्वेश्चन है हमारा कि स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? तो इसका आंसर होगा CO2, जल, क्लोरोफिल। स्वपोषी पोषण के लिए क्या हो सकता है? जल, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश। ठीक है, इन सभी क्वेश्चनों में कोई आपको दिक्कत नहीं हो रहा होगा। बहुत ही बेकार बोल सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, अगला है हमारा 24 नंबर। क्या है कि परागकोश में क्या पाए जाते हैं? तो क्या होते हैं आंसर? परागकण। परागकोश में क्या पाए जाते हैं? परागकण। ठीक है, आगे को चलिए 25वां क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, आप या क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेंगे या फिर क्या करेंगे, लिखेंगे। दो में से एक ही काम कर सकते हैं ना। 25वां क्वेश्चन है यहां से कि वांशिकता के जनक कौन है? आनुवांशिकता के जनक हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल। क्या लिखेंगे? ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, लिख लेते हैं मेंडल। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मुकुलन किस समय पाया जाता है? मुकुलन किस में पाया जाता है? तो इसका आंसर लिखेंगे हाइड्रा या ईस्ट में। हाइड्रा या फिर ईस्ट में मुकुलन पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे। इतना समझ में आया? 27 देखिएगा, DNA का पूर्ण रूप क्या है? DNA का पूर्ण रूप है, आंसर इसमें लिखेंगे डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल या फिर एसिड लिखेंगे। 28 देखेंगे यहां से, खाद्य श्रृंखला में उत्पादक कौन
होते हैं। हरे पौधे, इसका सिंपल सा आंसर है हरे पौधे। उत्पादक है, न कि उसको खाने वाले। ठीक है, 29 क्वेश्चन है हमारा कि इंसुलिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका आंसर है मधुमेह रोग होता है। 30वां क्वेश्चन पे चलिएगा। इस टाइप के 30वां क्वेश्चन आ गया है जो लास्ट है। ठीक है, फिर उसके बाद हम ऑप्शन देंगे। 30 अगला जो क्वेश्चन है, 30 जो लेकर आए हैं उसमें गंगा सफाई योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो इसका आंसर है 1985। क्या 1985? तो ये हुआ इस तरह का क्वेश्चन समाप्त। अब आगे लेकर आते हैं जो आप सभी को उसमें बताना है कि कौन सा ए सही है, बी सही है, सी सही है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ठीक, इसको फटाक से कीजिएगा। जो हमारे पास बेहद ही मज़ेदार क्वेश्चंस हैं, चलिए इसको इरेज कर लें। 1885 में लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसमें हमारा आ गया किसी चालक में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। फर्स्ट ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनों द्वारा, बी ऑप्शन है प्रोटॉनों द्वारा। ठीक है, फिर सी ऑप्शन है न्यूट्रॉनों द्वारा, और डी ऑप्शन है हमारा इनमें से कोई नहीं। बताइएगा, किसी चालक में विद्युत धारा का प्रवाह होता है किसके कारण? इलेक्ट्रॉनों द्वारा, प्रोटॉनों द्वारा, या फिर न्यूट्रॉनों द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉनों द्वारा क्या होता है? किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अगला देखिएगा इसी का, 1 किलो वाट घंटा में कितने जूल होते हैं? वहाँ हम क्या पढ़ा था? 1 किलो घंटा में कितने, क्या पढ़ा बताए थे अभी, देख लीजिएगा। इसका ए ऑप्शन है क्या? 3.6 गुणे 10 के पावर 3। बी ऑप्शन है 3 गुणे 3.6 गुणे 10 के पावर 4। और सी ऑप्शन है 3.6 गुणे 10 के पावर 5। और डी ऑप्शन है 3.6 गुणे 10 के पावर 6। तो सिंपल सी बात है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, 1 किलोवाट में 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल होता है। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? और देखेंगे तो ऋणात्मक, बी ऑप्शन है धनात्मक, सी
सी ऑप्शन है 0, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक, ऋणात्मक या फिर शून्य या फिर कोई नहीं। तो सिंपल सी बात है, इसकी धनात्मक होती है। क्या होती है? धनात्मक होती है। आगे चलते हैं, चौथा क्वेश्चन, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? ठीक है, तो ऑप्शन दे, देखिएगा ऑप्शन है हमारा फर्स्ट यहाँ से 3 इतना मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। बी ऑप्शन है कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। सी ऑप्शन है यहाँ से 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। डी ऑप्शन है 3 × 10⁻10 मीटर प्रति सेकंड। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, कांच का अपवर्तनांक किस रंग के लिए न्यूनतम होता है? किस रंग के लिए न्यूनतम होता है? फर्स्ट ऑप्शन है बैगनी, बी है नीला, ग है पीला, सी लिखते हैं, और डी है लाल। तो कांच का अपवर्तनांक किस रंग के लिए न्यूनतम होता है? तो सबसे कम अपवर्तित होता है आपका लाल। क्या? लाल, ठीक है। सबसे ज़्यादा कौन होता है? बैगनी होता है। चलिए, तो आगे क्वेश्चन चलते हैं हम इसी तरह का। छठवां है कि एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा होती है। एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा होती है। ए ऑप्शन है हमारा 1.6 10⁻⁹ कूलाम धनात्मक। बी ऑप्शन है -1.6 10⁻इतना कूलाम। सी ऑप्शन है 0.16 10⁻⁹ कूलाम। डी ऑप्शन है 6.25 10⁻18 कूलाम। ठीक है, तो इसमें से क्या होता है? धनात्मक वाला होता है या ऋणात्मक वाला, या फिर ये या फिर ये? तो एक प्रोटॉन में विद्युत आवेश की जो मात्रा होती है धनात्मक होती है, तो यही हमारा आंसर क्या होगा? सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ओम के नियम का सूत्र है। फर्स्ट ऑप्शन है I = V×R। ए। सेकेंड ऑप्शन है हमारा R = V×IR। या सी ऑप्शन है V = I×R। या डी ऑप्शन है
V बराबर I² मल्टीप्लाई R। तो इसमें से कौन सा सही है बताइएगा। तो इसमें से सिंपल सा हमारा सही होगा सी वाला, V बराबर IR, क्योंकि इसमें से कोई भी नहीं है। ठीक है, IR होल स्क्वायर तो होता ही नहीं है इसमें, ओम के नियम का सूत्र। आगे चलते हैं हम, 8वां क्वेश्चन हमारा है विद्युत जनित्र बदलता है। इसमें ए ऑप्शन है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, और यहाँ से बी ऑप्शन है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सी ऑप्शन है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, डी ऑप्शन है चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। कौन सा सही होगा? विद्युत जनित्र जो होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या फिर चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो सिंपल सी बात है, कौन सी ऊर्जा बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पर होगा आपका बी वाला सही, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। चलिए 9वां क्वेश्चन है हमारा यहाँ से, नौवां है कि स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी क्या है? तो ऑप्शन ए है 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है 100 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है यहाँ से अनंत। क्या होगा? यही आंसर होगा। ठीक है, यही आंसर होगा, अनंत। अगला क्वेश्चन है हमारा 10 का, निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को कहा कि वस्तु में, कहाँ की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं? क्या लिखेंगे? स्पष्ट नहीं दिखती हैं। ऑप्शन ए है हमारा पास की, बी है दूर की, सी है कहीं की नहीं, डी है हमारा इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। क्या लिखेंगे? निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को कहाँ की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं? पास की, दूर की, कहीं की नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं साफ स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। तो क्या लिखेंगे? निकट दृष्टि दोष है हमको ना, निकट दृष्टि दोष में निकट की नहीं, दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है, पास की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं। ठीक है, कंफ्यूज हो जा रहा है हम भी, ऐसा नहीं करना है आपको। अगला है एन
एंटीमनी है एक। ऑप्शन ए है धातु है, ऑप्शन बी है अधातु है, ऑप्शन सी है उप धातु है, ऑप्शन डी है मिश्र धातु है, मिश्र धातु है। तो इसमें से कौन सा है? तो एंटीमनी जो होता है वो उप धातु है। क्या है? उप धातु है। तो क्या लिखेंगे? उप धातु। ठीक है, आगे बढ़ लें। चलिए 12वां क्वेश्चन है यहां से कि खाने के सोडे का रासायनिक नाम है। इसका रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए है सोडियम कार्बोनेट, बी ऑप्शन है सोडियम बाई कार्बोनेट, सी ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, डी ऑप्शन है सोडियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा है? तो इसका होता है धावन खाने के सोडे का सोडियम बाई कार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम बाई कार्बोनेट होता है। अगला क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, तेरहवां क्वेश्चन पे आते हैं। 13वां क्वेश्चन है हमारा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है बताइएगा? CaSO4+2H2O होता है। बी ऑप्शन है CaSO4 हाफ H2O होता है। सी ऑप्शन है कि CaCO3 होता है। डी ऑप्शन है कि CaO होता है। तो इसमें होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4 हाफ H2O होता है, यानी कि बी वाला आंसर हमारा होगा। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा इधर, 14वां, शुद्ध जल का सामान्य सूत्र है। फर्स्ट ऑप्शन है यहां से शुद्ध जल का, अरे यार समान सूत्र नहीं है, शुद्ध जल का पीएच मान लिखा है। शुद्ध जल पीएच मान है। ए ऑप्शन है 0, बी है 1, सी है 7, डी है 14। तो पीएच मान 7 होता है। ठीक है, 15वां क्वेश्चन है कि एल्कोइन का सामान्य सूत्र है। एल्कोइन का समान सूत्र क्या होता है? ए है CnH2n+2, बी है CnH2n, सी ऑप्शन है CnH2n+2, डी ऑप्शन है CnH2n-1। तो एल्कोइन का समान सूत्र क्या होता है कि CnH2n- का 2 होता है,
ये सेम ऑप्शन है, यहाँ पर माइनस है, यानी कि यही हमारा क्या हो जाएगा, सी वाला आंसर हो जाएगा। एल्कोइन का सूत्र क्या होता है, सामान्य CnH2n-2 ए वाला। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं हम 16वां क्वेश्चन की तरफ। बोला है कि क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है। इसका पीएच मान क्या होता है, तो A7 ख है, ABCD लिखते हैं, B है 7 से कम, C है 7 से अधिक, D है हमारा 0, क्या है 0 है। तो क्षारीय विलयन का पीएच मान क्या होता है, 7 से अधिक होता है, 7 से कम तो अम्ल का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 17वां क्वेश्चन। ठीक है, क्या लिखा है कि निम्न लिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है। फर्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है। Fe, B है Zn, C है हमारा Mg और D है हमारा Cu, यानी कि तांबा। तो यही होता है जो धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, आइएगा 18वां क्वेश्चन की तरफ। 18वां है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या है। फर्स्ट है 7, सेकंड है 8, यह है 18, डी है 15। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है, तो 7 है, सबको पता होगा। ठीक है, अगर नहीं पता है तो आप क्या ही करेंगे, कमेंट करेंगे। ठीक है, आगे है हमारा 19वां क्वेश्चन। बोला है कि लोहे के चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन है कि क्लोरीन गैस आयरन
हाइड्रोक्साइड बनता है। सी ऑप्शन है कि कोई अभिक्रिया नहीं होती है, कोई अभिक्रिया नहीं होती है, या फिर डी है हमारा आयरन लवण और जल बनता है। तो क्या होता है, लोहे के चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड। ये वाला हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। 20वां क्वेश्चन है कि सजातीय श्रेणी के दो क्रमागत सदस्यों में अंतर होता है। क्या ऑप्शन है -CH3 का, बी ऑप्शन है CH2 का, सी ऑप्शन है माइनस नहीं होता CH2 का, डी है CH4 का। सजातीय श्रेणी में दो क्रमागत सदस्यों में अंतर होता है CH2 का। किसका, CH2 का, बी हमारा होगा। बस लास्ट के 10 क्वेश्चन और बचे हैं जो है बायोलॉजी के क्वेश्चंस। ठीक है, तो बस हमारे साथ 10-15 मिनट और, फिर इसके बाद हम करेंगे लेक्चर कंप्लीट। ठीक है, तो ये देख लीजिए, इसको करते रहे ही रहे जब। ठीक है, लिखते हैं पादपों में फ्लोएम, पादपों में फ्लोएम का कार्य है। 21 है, ए ऑप्शन है जल का संवहन, बी ऑप्शन है भोजन का संवहन, सी ऑप्शन है अमीनो अम्ल का संवहन, डी ऑप्शन है ऑक्सीजन का संवहन। ठीक है, 22वां क्वेश्चन लिखेंगे, इसको कमेंट कीजिए क्या होगा। पादपों में फ्लोएम का कार्य क्या होता है, भोजन का संवहन, अमीनो अम्ल का संवहन, ऑक्सीजन का संवहन। तो ये करता है भोजन का संवहन। क्या, भोजन का। ठीक है, आगे लिखेंगे निषेचन के बाद फल बनता है। निषेचन के बाद फल बनता है, कौन सा भाग फल बनता है फूल का, तो इसमें है हमारा ए ऑप्शन परागकोश, बी ऑप्शन है अंडाशय से, सी ऑप्शन है बीजांड से, या और डी ऑप्शन है बाह्य दल से।
तो निषेचन के बाद फल बनता है किससे? अंडाशय से, अंडाशय से। अगला क्वेश्चन देखिएगा 23 नंबर कि फेफड़ों में शुद्ध रक्त आता है। फेफड़ों में शुद्ध रक्त पहले कहाँ आता है? ऑप्शन ए है बाएं अलिंद में, बी ऑप्शन है दाएं अलिंद में, और सी ऑप्शन है बाएं नीलय में, डी ऑप्शन है दाएं नीलय में। बाएं अलिंद में, दाएं अलिंद में, बाएं नीलय में और दाएं नीले में, बताइएगा। तो पहले आता है बाएं अलिंद में, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, जो बोला है कि परा बैगनी किरणों से रक्षा करती है। कौन करता है? CO2 परत, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है कि ओजोन परत, सी ऑप्शन है नाइट्रोजन परत, डी ऑप्शन है CH4 परत। सिंपल सी बात है, ओजोन परत। आप कहीं ना कहीं तो इसके बारे में सुने ही होंगे, ओजोन परत। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ से 25, डीएनए पाया जाता है। डीएनए कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए है कोशिका द्रव्य में, बी ऑप्शन है राइबोसोम में, सी ऑप्शन है केंद्रक में, डी ऑप्शन है ग्लाजिकाय में। तो जो डीएनए होता है वह पाया जाता है केंद्रक में। कहाँ पर? केंद्रक में पाया जाता है। तो किस में मारेंगे? सी पर टिक। अगला क्वेश्चन है हमारा 26 की हीमोग्लोबिन पाया जाता है। फर्स्ट है लाल रक्त कणिकाओं RBC में, ऑप्शन बी है श्वेत रक्त कणिकाओं WBC में, सी है प्लेटलेट्स में, डी ऑप्शन है प्लाज्मा में। तो कौन सा हीमोग्लोबिन पाया जाता है किसमें? लाल रक्त कणिकाओं में, श्वेत रक्त कणिकाओं में, प्लेटलेट्स में या प्लाज्मा में। तो जो हीमोग्लोबिन होता है वो लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा
27 है जठर रस निकलता है। ऑप्शन ए है यकृत से, ऑप्शन बी है अमाशय से, ऑप्शन सी है अग्नाशय से, ऑप्शन डी है छोटी आंत से। छोटी आंत से। तो कौन सा सही है? जो जठर रस होता है वो अमाशय से निकलता है कि अग्नाशय से निकलता है। आप कमेंट कीजिएगा इन दोनों को, ठीक है? इन दोनों में से कौन सा होगा, क्योंकि ये और वो नहीं होगा, ठीक है? आगे चलिएगा 28 नंबर लिखेंगे। पुरुषों में पाया जाने वाला लिंग गुण सूत्र है कौन? ऑप्शन ए है XX, ऑप्शन बी है XY, ऑप्शन सी है YY, ऑप्शन डी है XO। तो सिंपल सी बात है, पुरुषों में पाया जाने वाला जो लिंग गुणसूत्र है वो XY होता है। क्या होता है? XY होता है। ये 2 क्वेश्चन और रह रहे हैं, उसको हम करवा देते हैं, फिर इसको करते हैं लेक्चर को कंप्लीट, ठीक है? क्या हो गया? 29 नंबर बोला है कि एक खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी जीव होते हैं। ऑप्शन ए है प्रथम उत्पादक, ऑप्शन बी है प्राथमिक उपभोक्ता, तो ऑप्शन सी है द्वितीयक उपभोक्ता, ऑप्शन डी है तृतीयक उपभोक्ता। तो जो प्राथमिक उत्पाद तो करते नहीं है शाकाहारी जीव, उपभोक्ता ही है। तो कौन से उपभोक्ता हैं? तो प्राथमिक उपभोक्ता है। चलिए, इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, जो है कि 30वां नंबर, पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? तो ऑप्शन ए है हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी है मेलानिन, ऑप्शन सी है क्लोरोफिल, ऑप्शन डी है लाइकोपीन। बताइएगा। सबको पता होगा यहाँ से कि पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? तो क्लोरोफिल के कारण होता है। किसके कारण? क्लोरोफिल। इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? हरित लवक। कंफ्यूज नहीं होना है, कहीं कहीं पर हरित लवक पूछ लेता है कि हरित लवक क्या है, ठीक है? तो चलिए, आज के लिए बस इतना रखेंगे। अगर आपको कुछ भी डाउट आया तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है? तो चलिए, आज के लिए बस इतना रखते हैं। धन्यवाद।